So, hello guys, and welcome back to AQEH Research, where we share cutting edge insights for you across different sectors, overall economy, and we try to decode some stock market psychologies for us. So guys, today हमने थोड़ा सा ना एक नया सीरीज शुरू किया है जिसके अंतर्गत हम ना डेली कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे और डेली कॉन कॉल एनालिसिस में मोस्टली हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनीज को उठाएंगे और उसके बेसिस पे वो कंपनीज का जो है एनालिसिस करेंगे, उसके कौन कॉल्स का एनालिसिस करेंगे। तो गाइस करंटली हमारे पास ये जो कंपनी है दैट इज नोन एज फूजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड। ओके, फूजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है? तो ये कंपनी ना सोलर पैनल्स बनाती है, बैटरीज बनाती है, इन्वर्टर्स बनाती है और इन सबको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड पावर जनरेटिंग सिस्टम्स को बेचती। कंपनी ऑलमोस्ट अपना जितना ऑपरेशन है ये सारा टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में करती है। कंपनी उन कस्टमर्स को टारगेट करती है जहां पर ग्रिड इंस्टेबिलिटी होती। रिसेंटली हमने कौन सा ऐसा स्टेट देखा जहाँ पे ग्रिड इंस्टेबिलिटी? क्या यूपी देखा? उत्तर प्रदेश देखा? क्या उत्तर प्रदेश इनके लिए स्टार मार्केट है क्या? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश इनके लिए स्टार मार्केट है। ये नॉर्थ में कंपनी है लेकिन अब साउथ के अंदर भी अपने आप को एक्सपांड कर रही है। कंपनी जो है कौन से टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है? तो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। तो ऑन ग्रिड में क्या होता है कि आप ना फॉर सपोज आपके घर के ऊपर रूफ टॉप लगाया आपने और वो रूफ टॉप का जो पावर जनरेशन हुआ, जितने भी वैट्स, हम अभी बात करेंगे आगे प्री रेक्विजिट्स में बात करेंगे कि पावर सिस्टम में कौन से ऐसे प्री रेक्विजिट्स है जो उनको समझना चाहिए बिफोर एनालाइजिंग अ पावर कंपनी। तो जो ऑन ग्रिड होता है उसमें क्या होता है कि रूफ टॉप पे जितना पावर बनता है आपका, उसको इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड, गवर्नमेंट का ग्रिड, ये लाइन ना उससे कनेक्टेड होती है। ठीक। ऑफ ग्रिड में क्या होता है? बैटरी बेस्ड सिस्टम होता है। तो बैटरी बेस्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपके ना स्पेसिफिक अप्लायंसेस कवर होते हैं। तो ये जो ऑफ ग्रिड था ना, इसके ऊपर कंपनी का मेजर फोकस था। जो कंपनी का लास्ट एंड रिसेंट कॉम कॉल हमने पढ़ा ना, उसके अंदर कंपनी ने ये बताया कि कंपनी ना ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड सिस्टम्स पे फोकस डालेगी। क्यों? क्योंकि जब आप ऑन ग्रिड करते हो और गवर्नमेंट को बिजली बेचते हो, तो मतलब आप गवर्नमेंट को बिजली बेच रहे हो, मतलब आपको सामने से मोनेटाइजेशन आ रहा है। या तो आप मोनेटाइज हो रहे हो या फिर आपका ना नेट नेट वहां पे ना जो बिल होता है उसके अंदर से ही आपका ये कट जाता है। तो नेट नेट आपका बिल जो है जीरो आता है। और जो ऑफ ग्रिड होता है उसके अंदर क्या होता है कि पावर जनरेट होके स्टोर हो जाती है। तो जब पावर कट हो जाता है या पावर फेलियर हो जाता है गवर्नमेंट के साइड से, तो तब आपको ऑफ ग्रिड तभी भी स्टेबल रहता है। अब क्या है, इंडिया के अंदर जो है हम थोड़ी सी ग्रिड की बात करते हैं। व्हाट इज ग्रिड? ग्रिड माने सबसे पहले ना इंडिया में कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ पावर थे। व्हाट इज इट? फॉसिल बेस्ड, और हम बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशंस। लेकिन क्या हुआ कि अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कोल का जो हमारे पास लिमिट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सारे जो रिन्यूएबल
रिसोर्सेस हैं वो सारे खत्म हो रहे हैं। तो जो बार बार बन सकता है ऐसे रिसोर्सेस कौन से हैं? कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस है जहाँ से बिजली बन सकती है? सोलर है। सोलर पावर मतलब सूरज की एनर्जी, सूरज की किरणों से हम पावर बना सकते हैं। हाइड्रो एनर्जी है, बहुत पहले से चल रहा है, बहुत कम प्लांट्स है हालांकि इंडिया में, क्योंकि उसके लिए कैपिटल इंटेंसिटी भी ज़्यादा चाहिए, जगह भी ज़्यादा चाहिए और फ्लो भी ज़्यादा चाहिए। फिर एक एक देखो, पहले सोलर, फिर हाइड्रो, फिर आता है बायोगैस और बायोफ्यूल। फिर चौथा जो आता है वो होता है एटॉमिक एटॉमिक पावर जनरेशन। तो अब ऐसे सारे को जब मिक्स करते हैं ना, तो एक ग्रिड बनता है। क्या बनता है? एक ग्रिड बनता है। अब इसके अंदर क्या है कि जो कन्वेंशनल सोर्सेस है, वो जो कन्वेंशनल सोर्सेस जो फॉसिल बेस्ड सोर्सेस है ना, उसमें क्या होता है कि आपको फैक्ट्रीज हो, आपका घर हो, आपको 24/7 बिजली प्रोवाइड की जाती है। वहां पे ना बेस लोड जो है ना, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं आती है। तो आपको जब फॉर सपोज आप ऐसा बोलेंगे कि जो अभी नए सोर्सेस हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्सेस है, मतलब जो कि वापस जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया या बायोफ्यूल हो गया, ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। बस बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया का जो डेमोग्राफिक्स है या फिर इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो उसको सपोर्ट नहीं करती। हमारे यहाँ चारों मतलब 4 क्वार्टर्स में 4 अलग अलग सीजन्स होते हैं, राइट? तो हमको उसको भी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब विंटर्स आ जाएंगे, जब रेनी सीजन आ जाएगा, तब आप क्या करोगे? तब तो बादल रहेंगे, तब तो ठंड के अंदर बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ती नहीं, तब आपकी पावर जनरेशन कैसे होगी? तो अगर आप सोलली इंडिपेंडेंटली सिर्फ सोलार पे ही डिपेंड कर रहे हो, तो फिर वहां तो दिक्कत है यार। वहां तो ना आपका ग्रिड अनस्टेबल हो जाएगा। वहां पे ना आपको 24/7 बिजली नहीं मिलेगी। इसके लिए गवर्नमेंट्स और पूरा देश क्या ट्राई कर रहा है कि हम एक कंबाइंड हाइब्रिड अप्रोच को इसके अंदर लें। अब थोड़ी सी बात करते हैं कंपनी के बारे में। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि हमने देखा था कि स्क्रीनर के अंदर कंपनी के बारे में जो है क्या हमें विशेष जानकारी दी। तो द कंपनी मैन्युफैक्चर्स सोलर प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड जो हमने पढ़ा। मैन्युफैक्चरर सोलर पैनल, सो सो फार दे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग इन्वर्टर्स, लेड एसिड बेस्ड एंड लिथियम आयन बैटरीज। और कंपनी के पास एक R&D डिपार्टमेंट है जिसके अंदर क्लोज टू 65 इंजीनियर्स जो है वो काम करते हैं। कंपनी जो है एक पूरे एंड टू एंड इकोसिस्टम में काम करती है। क्या मतलब एंड टू एंड इकोसिस्टम? मतलब कंपनी पूरे वैल्यू चेन को टॉप से बॉटम तक करती है। जैसे फिर रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर के आपके कस्टमर्स को सेल करने तक। हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे यार, थोड़ी चला लेना, है ना यार? ठीक है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस इंस्टॉलेशन भी करती है, और आफ्टर सेल्स सर्विस। ठीक है, आफ्टर सेल्स सर्विस भी करती है। तो कंपनी के पास कौन से प्रोडक्शन प्लांट्स हैं? तो ग्रेटर नोएडा यूपी, जैसे कि मैंने बोला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है ग्रिड की, दैट इज यूपी। फिर परवान जो है, परवान फैसिलिटी हिमाचल प्रदेश में है, बवाल फैसिलिटी हरियाणा में है, और एक और यूपी में है जो कि है दादरा फैसिलिटी। कंपनी के पास 725 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 5,545 डीलर्स है, एंड they have 1100 plus UTL shoppies and 602 engineers that we talked about. कंपनी कंपनी जो है उसके एक्सपोर्ट साइट्स में क्या हो रहा है? तो यूएसए, यूएई, बांग्लादेश, इन सभी जगह पर कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है। लेकिन इस कंपनी का जो एक्सपोर्ट है, मतलब जो बिजनेस मॉडल है, उसके अंदर डोमेस्टिक सेल्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आ रहा है, दैट इज क्लोज टू ओनली 2 to 2.5% ऑफ टोटल रेवेन्यू, राइट? फिर हम बात करते हैं रेवेन्यू बाइफर्केशन की। तो अगर हम बात करें तो सोलर पैनल से जो है 43% आ रहा है,
बैटरी से 20% आ रहा है, यूपीएस इन्वर्टर्स से 24% आ रहा है, ई रिक्शा के चार्जर्स। अब जैसे अभी नया नया आया है कि हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करेंगे, बायोफ्यूल्स पे फोकस करेंगे, ऐसे सारे व्हीकल्स पे फोकस करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, पोल्यूटेंट्स को कम करे, तो फिर ई रिक्शा चार्जर्स के अंदर भी आता है। और जो अदर सर्विसेज है या फिर जो पोस्ट सेल सर्विसेज है, वहाँ से भी जो है कंपनी को रेवेन्यू आता है। नाउ कंपनी ने कंपनी रेस 828 करोड़ थ्रू आईपीओ। और कुछ इसी साल, पिछले साल में नवंबर 20 2025 के अंदर कंपनी ने आईपीओ डाला। और अब ये जो 828 करोड़ थे, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किया, मतलब इस पैसे को कहाँ यूज करेंगे, ये बताया जाता है। और ये बताना कंपलसरी होता है कंपनी की, जब कंपनी डीएच डीआरएचपी रिपोर्ट जो है पब्लिश करती है। आई एम सो सॉरी फॉर द लैग। डीआरएचपी रिपोर्ट में ये मिल जाता है। ठीक है। तो एस्टैब्लिश न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, और ये सब जो है एक कंपनी जो है वो करती है। ठीक है। इन सारे कामों के लिए कंपनी जो है अपना यूटिलाइज करेगी, अपना पैसा यूटिलाइज करेगी। कुछ ऐसा भी होता है बहुत बार कि कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल इशू होता है, तो वर्किंग कैपिटल इशू को फुलफिल करते हैं। कुछ लोगों को एक्सपांशन करना होता है, नई फैक्ट्रीज खोलनी होती है, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने होते हैं, नई जगह पे नई जियोग्राफीज में एक्सपांड करना होता है ताकि उनका रेवेन्यू विद द कोर्स ऑफ टाइम बढ़े, तो उसके लिए भी होता है। जनरली कॉर्पोरेट पर्पस, इतना लेमन चीज है, क्यों दिया है मेरे को नहीं समझता आज तक। पाथ सर्विस को हमेशा बोलते हैं कि कितना बकवास मेट्रिक है भाई, तुम सही से बताओ तो सही। अब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्या होता है, अब तुम उसका एस्टिमेशन भी बताओ भाई, तुम कितना बाइफरकेट करते हो किस चीज के लिए, वो भी बताना चाहिए। अब वो तो खैर जब रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम उससे टकरा ही जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं प्री रेक्विजिट्स के लिए। तो जब भी कोई कंपनी यार मेरे ख्याल से एनालाइज करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ना हमें प्री रेक्विजिट्स जो है उस कंपनी के बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। प्री रेक्विजिट जो है हमेशा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात करी थी ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड की। तो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड जो है हमने पढ़ लिया था। आ, फिर जो है हमने कैपेसिटीज के बारे में पढ़ा कि हमारे कंपनी के पास 4 कैपेसिटीज है। एक ग्रेटर नोएडा में है, एक परवानो में हिमाचल प्रदेश में है, एक बवाल फैसिलिटी हरियाणा में, और एक दादरी फैसिलिटी। तो हर फैसिलिटीज के पास ना कुछ प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। तो जो ग्रेटर नोएडा की फैसिलिटी, वहाँ पे सोलर पैनल्स के फैसिलिटी बताई है, सोलर इन्वर्टर यूपीएस की फैसिलिटी बताई है, ई रिक्शा चार्जर्स की फैसिलिटी बताई, लिथियम आयन बैटरीज की फैसिलिटी, लीड बैटरीज और ये सब। तो हमको क्या बताया चला कि ग्रेटर नोएडा के अंदर ना जितनी भी चीजें कंपनी बनाती है उन सबकी प्रोडक्ट लाइन्स। ठीक है। फिर परवानो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी फैसिलिटीज है, तो सोलर पीसीयू और यूपीएस, लीड एसिड बैटरीज, सोलर पावर मैनेज करती हैं, बैटरी चार्जिंग एंड बैकअप देती है और बैकअप पावर्स के लिए होती है सब। और एक दादरी के अंदर है, तो दादरी के अंदर भी कौन कौन सा है, सोलर पैनल्स है और सोलर सेल्स है, जो कि अपकमिंग। अब इसका भी ना बड़ा मस्त स्टोरी है जो सोलर सेल्स का है, हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अब ना हम थोड़ी सी ना वैल्यू चेन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। जो सोलर की वैल्यू चेन है उसके बारे में बात करेंगे। तो वैल्यू चेन कुछ इस तरह से है कि सोलर एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर उसको एप्लीकेशंस के ऊपर मतलब रन करते हैं अप्लायंसेस। ठीक है। तो ये जो है ना, ये दिस इज अ क्लासिक वैल्यू चेन ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड में ना ये सीधा गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के ग्रिड से कनेक्टेड होता है। ठीक। अब अगला जो है, तो कंपनी का क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन से अब थोड़ा सा वैल्यू चेन भी समझते हैं कि सिलिकॉन सिलिकॉन से बनते हैं सोलर सेल्स, सोलर सेल्स से बनते हैं सोलर पैनल्स, और सोलर पैनल से बन जो सोलर पैनल्स है इसको कंपनी सेल करती है। ठीक है। ये कंप्लीट है। अब इसके अंदर ना जो सोलर सेल्स, सिलिकॉन और सोलर सेल्स तक जो है ना, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है।
और सोलर पैनल्स का असेंबलिंग से लेकर के कस्टमर को बेचना है, ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। पिछले साल तक कंपनी जो है सिर्फ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करती थी। पिछले साल तक कंपनी वॉज अ सोलर पैनल असेंबलिंग कंपनी। लेकिन इस साल उन्होंने क्या किया, सोलर सेल्स जो है, जो हमने ऊपर बात करी ना, दादरी के अंदर 1.2 गीगावाट्स का 1.2 गीगावाट्स का प्लांट डालने वाला है। ठीक है, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन पिछले ही साल उन्होंने कमीशन किया और इस साल के इस थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में उसको जो है कमीशन कर दिया। तो अब क्या होता है कि ये जो है ना, ये एक सोलर पैनल है। सोलर पैनल के अंदर ना सोलर सेल्स होता है। ये सोलर सेल्स आर द cells who convert sun rays to electricity, hence cell is the main technology। इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जस्ट जो जो एक्चुअल में धंधा है, दैट इज द सोलर सेल का धंधा, राइट। क्योंकि असेंबली तो कोई भी कर ले। तो इन इंडिया एवरीवन असेंबल्स दो सोलर पैनल्स, बट दिस वन ऑफ द कंपनी जो सेल्स भी मैन्युफैक्चर करेगी। अब तुमने बोला यार सेल्स भी मैन्युफैक्चर करेगी तो इससे फायदा क्या होगा, तो भाई इससे ना मार्जिन एक्सपांशन होगा। कैसे होगा, पहले क्या हुआ कि पहले ये लोग सीधा पैनल असेंबल करते थे, तो ये जो रॉ मटेरियल और ये जो कंप्लीट किट्स होती हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो चाइना ना इनको किट्स बना के देता है, वो किट्स को बस उनको असेंबल करके मार्केट में सेल करना होता है। तो क्या हो जाता है ना कि ये जो रॉ मटेरियल साइड है ना, या फिर ये किट्स जो है, इसको अक्वायर करने में ना कंपनी को मार्जिन जो है सप्लायर को देना पड़ता था। अब क्या होगा कि कंपनी ना पहले तो जब खुद का सेल बनाएगी तो चाइना के ऊपर से इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और चाइना पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म होने के साथ साथ कंपनी का मार्जिन भी बढ़ेगा। क्योंकि अब कंपनी को उसे किसको, सप्लायर्स को पैसा नहीं देना है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो द कंपनीज प्राइसिंग पावर और मार्जिन्स माइट इंक्रीज कंपेयर टू अदर कंपनीज जो अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं बना पाए। अब क्या कि ना, हम कौन कॉल में इसकी बात करेंगे, एक्चुअली मैं शायद उसको वहां कवर करने वाला था लेकिन मेरे माइंड में आया तो मैं शायद बता देता हूँ। तो कॉन कॉल में क्या हुआ ना, एनालिस्ट ने पूछा भाई ये सोलर का इतना ज़्यादा डिमांड है, इतने सारे लोग हैं, तो इसका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप तो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा, बहुत सारे लोग आने चाह रहे होंगे। तो इनके जो मार्केटिंग मैनेजर थे उन्होंने बड़े शांति से जवाब दिया कि देखो भाई, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस जगह पे और बहुत ज़्यादा आप गेज कर सकते हो, लेकिन हम जो है ना टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में काम करते हैं, और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में सेल्स को ऑर्गेनाइज करना, आफ्टर सर्विस को ऑर्गेनाइज करना, उसका पूरा सिस्टम बिठाना ना बहुत मुश्किल है। नॉट ओनली दैट, हमारे पास क्या सोलर सेल बनाने का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है क्या, बिल्कुल है। तो क्या बाकी कंपनी जो सिर्फ असेंबल करती है उनके कंपैरिजन में क्या हम बेटर प्राइसिंग पोस्ट कर पाएंगे, क्या क्या हम शार्प प्राइसिंग दे पाएंगे क्या, विदाउट अफेक्टिंग आवर मार्जिन्स। देखो दो कंपनी, एक कंपनी है जो सादी कंपनी है जो सिर्फ असेंबलिंग करती है, और एक दूसरी कंपनी, वो दूसरी कंपनी जो है ना, वो अपनी फुजियामा है। वो क्या है, फुजियामा के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन और खुद का सेल बनाती है। तो अब ना जो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वाला था ना, उसको फॉर सपोज एक सोलर पैनल जो है 5 वाट का, 100 वाट का, वो ना उसको 10,000 रुपये में पड़ रहा। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 10,000 में पड़ रहा, और वो उसको बाहर जाके बेच रहा है 12, 13, 14,000 रुपये। ठीक है, अब फॉर सपोज जो हमारी कंपनी है वो क्या करेगी पता है, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में क्या कस्टमर्स बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं क्या, एक एक रुपए के लिए मारा मारी होती, क्या एक एक रुपए के लिए मारा मारी होती। माई फादर इज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, 10-10 पैसे के लिए लोग ऑर्डर लेके छोड़ देते हैं। सो प्राइसिंग प्राइसिंग जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। तो ये कंपनी बोल रही है कि ये हमारे पास कंपिटिटिव एडवांटेज है, ये हमारे पास हमने ऐसा मोड जनरेट किया है कि बाकी लोग बनाए इससे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाली, और जब लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालेंगे तब हमारी सेल्स इतनी ज्यादा होगी कि हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगी सेल्स बनाने की, और तब हमारा और मार्जिन एक्सपांशन होगा, तो हम और शार्प प्राइसेस पोस्ट कर पाएंगे, राइट। क्योंकि कंपनी जहाँ पे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में क्या होता है कि यहाँ पे ना लोग बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, और सोलर पैनल जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने को ना लोग बहुत हिचकिचाते हैं। जैसे हमने ऑटोमोबाइल्स के अंदर बात करी थी, ऑटोमोबाइल्स के अंदर हमने क्या समझा था कि एक गाड़ी खरीदने से पहले एक आदमी 50 चीजें देखता है और उस बेसिस पे अपना डिसीजन लेता है।
क्या इसके अंदर भी ऐसा ही है? क्या डिजिटाइजेशन आने के बाद क्या मार्केट के अंदर प्राइजेस की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। क्या ये ट्रांसपेरेंसी ही हमारी फुजियामा कंपनी को हेल्प करेगा? क्या बिल्कुल हेल्प करेगा टू गेट सेल्स। क्योंकि अगर कंपनी बोल रही है कि मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा हूँ और मैं खुद का सेल बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली बाकी लोगों से शार्पर प्राइस पोस्ट कर पाएगा और मार्जिन भी बना पाएगा। देखते हैं कंपनी आगे कैसे करती है। वेल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि व्हाट आर द फ्यूचर रेवेन्यूज एंड व्हाट आर द फ्यूचर कैश फ्लोज एंड व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर दैट कंपनी जनरेट्स फॉर द शेयर होल्डर्स। बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव मेड अ रिसर्च ऑफ। अब ना सोलर यूपीएस, अब सोलर यूपीएस क्या होता है ना कि कन्वर्ट्स द डायरेक्ट करंट इनटू इनडायरेक्ट करंट। हमारे घर पे जो अप्लायंसेस होता है ना वो इनडायरेक्ट करंट से चलते हैं, वो डायरेक्ट करंट से नहीं चलते हैं। तो क्या होता है, सनलाइट से जब सोलर पैनल पे जाते हैं और सोलर पैनल जो है पावर जनरेट करता है, तो वो डायरेक्ट करंट होता है। और उसको इनडायरेक्ट करंट बनाने के लिए एक यूपीएस नाम का ना सिस्टम बनाया जाता है, एक छोटा सा बॉक्स जैसा होता है। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में करता है। अब दिस इज अ वेरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट and margins are far more as compared to that of solar panels, right? क्या है, सोलर पैनल्स के जो पैनल रियलाइजेशन पर वैट है ना वो ज्यादा है, लेकिन क्या यूपीएस और जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है उसके अंदर मार्जिन ज्यादा है? क्या बिल्कुल ज्यादा है। सोलर पैनल में रियलाइजेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव है। क्यों इंटेंसिव है? क्योंकि क्या पूरा सेल बनाने से लेकर असेंबली तक क्या सारा काम हमको ही करना, हमको ही करना। तो क्या बहुत ज्यादा पैसा पीछे लग जाता है क्या, जिसके कारण रियलाइजेशन ज्यादा लेना पड़ता है? लेकिन वो रियलाइजेशन के अंदर से जब खर्चा निकालोगे ना तब पता चलेगा कि वो मेन हाई मार्जिन बिजनेस है या लो मार्जिन बिजनेस, राइट? टेकिंग दोज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट। अब ना हम देखेंगे कि ये प्री रेक्विजिट्स में ना वैट, किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट, ये क्या बला है? बहुत सिंपल से देखेंगे। फॉर सपोज ना हमारे पास एक है ना बल्ब है, ठीक है? ये बल्ब ना 100 वाट का है। 100 वाट का, इसका क्या मतलब है कि ये बल्ब ना फॉर सपोज 100 यूनिट पावर का कंज्यूम करती है। इसकी स्पीड कंजम्पशन 100 यूनिट पावर कंज्यूम करवानी स्पीड रखती है, ठीक है? अब ऐसा समझो यार, ये जो वैट है ना ये पानी की तरह है। अब पाइप छोटी होगी ना तो कम पानी जाएगा। पाइप छोटी होगी, छोटा बल्ब 10 वाट। पाइप बड़ी होगी ना तो ज्यादा पावर जाएगा। बहुत बड़ी लाइट है, बहुत बड़ा कूलर है तो पावर ज्यादा खाएगी, वो 1000 वाट खाएगी। तो मोर फ्लो, मोर वैट इक्वल्स टू मोर पावर कंजम्पशन, लेस वैट लोअर पावर कंजम्पशन, ठीक है? तो फिर आता है किलोवाट। तो अब जो किलोवाट है ना, 1000 वाट इज 1 किलोवाट, ठीक है? इसको ध्यान में रखना। हमने फिर से लिख लेते हैं, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट। फिर क्या, 1 मेगावाट इक्वल्स टू 1000 किलोवाट, और 1 गीगावाट इक्वल्स टू 1000 मेगावाट। समझ में आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं समझा ना तो इस कंपनी का रेवेन्यू निकालना या रेवेन्यू समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ना यहाँ पे रेवेन्यू विल नॉट बी बेस्ड ऑन वॉल्यूम और number of units sold, but would rather depend on volume of watts और megawatt और kilowatt और gigawatt sold। तो यहाँ पे कैसा है ना कि वॉल्यूम, यहाँ पे रेवेन्यू कैसे निकलेगा, रेवेन्यू इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पावर इनटू रियलाइजेशन पर वाट, ठीक है? इसको लेना,
इसको इसको ना एकदम गठान मान लेना, अगर पावर सेक्टर में ना कुछ भी एनालाइज करना है, मैंने तो गठान मान ली। तो क्या है, रतलाम प्लांट में ना, जो रतलाम प्लांट है उसमें 2 गीगावाट कैपेसिटी है फॉर सपोज। तो 2 गीगावाट कैपेसिटी कितना होता है, 2000 मेगावाट होता है। और 2000 मेगावाट को फिर और तुम मल्टीप्लाई करते जाओ तो 200 करोड़ वाट होता है। तो हेयर कैपेसिटी इज नॉट द रेवेन्यू, समझ गए? कैपेसिटी इज नेवर द रेवेन्यू। अब फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेवेन्यू, जैसे हमने बात करी, इंस्टॉल कैपेसिटी इंटू यूटिलाइजेशन इंटू रियलाइजेशन। अब क्या हुआ कि फॉर सपोज हमारी जो हमारे पास ना एक फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री है, और इसमें ना हमारे पास 2000 मेगावाट के पैनल बनाने की कैपेसिटी। अब इसके अंदर क्या है, हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, अब पहले हमें ये देखना है कि हम प्रोडक्शन कितना करते हैं। फॉर सपोज हम 1000 मेगावाट का प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारा यूटिलाइजेशन कितना हो गया, 50%। ठीक है, अब रियलाइजेशन पर वॉट हमने फॉर सपोज पकड़ा 10 रुपये। तो क्या हुआ पता है, 1000 × 50 × 10। अब ये 1000 को ना पहले आप वैट्स में कन्वर्ट कर लेना, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं ऐसे ही डायरेक्ट मेगावाट्स पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1000 तो ये 50,000 और ये 5 लाख। ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू जो है ऐसे निकलता है। आप ध्यान रखना, ये जो वैट्स है ना, इसको ये जो 1000 है ना, ये मेगावाट्स है, इसको पहले वैट्स में कन्वर्ट करना, चैटजीपीटी कर लेना। तो क्या हुआ कि एक्चुअल रेवेन्यू जो है ना कंपनी का, वो 2000 × 80 फॉर सपोज। अब रेवेन्यू फॉर सपोज हमारे पास 2000 मेगावाट का पावर प्लांट है, और हमारा यूटिलाइजेशन है 80%, और रियलाइजेशन जो है 20 रुपया पर वाट है। तो क्या हुआ कि हमारा जो एक्चुअल रेवेन्यू है ना, वो 2000 रुपये, मतलब जो 2000 मेगावाट है ना उसका 80%। ठीक है, वो कितना हो गया, 1600 मेगावाट। तो हमने कितना सेल किया, हमने सोल्ड किया 1600 मेगावाट। और उसके बाद हम उससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रियलाइजेशन मल्टीप्लाई करेंगे। क्या रियलाइजेशन हुआ, 20 रुपीज। तो हमको टोटल 3200 मेगावाट, मतलब 160 करोड़ वाट इंटू 20 करेंगे, तो हमारे पास जो भी XYZ नंबर आएगा दैट वुड बी द रेवेन्यू, राइट। तो ना आप इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट, फॉर सपोज कंपनी के पास ना स्टॉक रखा हुआ है, 100 मेगावाट का कंपनी के पास स्टॉक है, पैनल का प्राइस है 20 रुपया पर वाट। ठीक है, अब इन्वेंट्री वैल्यू क्या है, 10 मेगावाट। 10 10 10 मेगावाट मतलब क्या, 10 करोड़ वाट। 10 करोड़ वाट इंटू 20 इक्वल्स टू 200 करोड़। माने क्या कि इन्वेंट्री वैल्यू हम यहाँ पे नहीं ले रहे, हमारे पास कंपनी में स्टॉक तो 100 मेगावाट का है, लेकिन हमारी क्या सेल्स सिर्फ 10 मेगावाट की हुई। तो ये क्या हमारा रेवेन्यू निकला, क्या ये हमारा रेवेन्यू निकला। ठीक है, वी हैव टू टेक दिस थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। अच्छा, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी, कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब वो प्रोडक्ट्स ना उनका रेवेन्यू रियलाइजेशन पर वाट के हिसाब से होता है। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए ना पर वाट रियलाइजेशन डिफरेंट होगा। जैसे सोलर पैनल के लिए डिफरेंट होगा, यूपीएस सिस्टम के लिए डिफरेंट होगा, उसकी बैटरीज के लिए डिफरेंट होगा, और ब्ला ब्ला ब्ला, हर चीज़ के लिए रियलाइजेशन पर वाट जो है डिफरेंट होगा। तो हम ना सिर्फ रेवेन्यू के बेसिस पे ये जांच नहीं कर सकते कि भाई हमने कितना बेचा या कितने यूनिट्स बेचे, या फिर कितने यूनिट्स बेचने के ऊपर हम अपने रेवेन्यूज को डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे लेकिन हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचे, जिसके कारण जो है हमारा जिसके कारण या तो हमारा रेवेन्यू या फिर हमारा जो बॉटम लाइन है, बहुत बार क्या होता है कि हम कम बेचते हैं लेकिन ज़्यादा हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है। तो क्या हमारी बॉटम लाइन इंप्रूव हो जाती है, बॉटम लाइन इंप्रूव हो जाती है। तो ये जो सारा रेशियो है ना कि कौन सा किधर, ये सारा मार्केट के हिसाब से, मार्केट साइकिल्स पे जो है डिपेंड रहता है। सो अब एक और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रेरिक्विजिट है कि हम कौन कॉल समझे उसके पहले इसको समझना। अप्रूव, दैट इज ALLM,
अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो क्या हुआ ना कि जब प्रधानमंत्री ने बोला कि भारत को ना हम हर घर सोलर पैनल, हर रूफटॉप पे सोलर पैनल बेचेंगे, तो यार भारत की गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं। भारत की गवर्नमेंट ने सोचा देखो मुझे ना लोगों के पास अच्छी क्वालिटी का माल बेचना है, एंड नॉट ओनली दैट, मेरे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है ना मेरे को उनका फायदा कराना है। तो कंपनी ने क्या बोला कि भाई मेरे को ना जो भी तुम सोलर रूफटॉप्स बनाओ, वो ना उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ ना वो भारत का होना चाहिए। अब भारत का नहीं हुआ ना तो हम उसको सब्सिडी नहीं देंगे। मतलब फॉर सपोज अगर एक्स वाई जेड कंपनी है ना, तो उसका जो सोलर पैनल बना ना उसके अंदर सोलर सेल से लेके जो भी एक्स वाई जेड चीजें सारी लगती होगी फॉर प्रोडक्शन, वो सारा ना इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदना। वो भी किससे खरीदना? जिसकी लिस्ट हम अप्रूव करेंगे, राइट। और उन्हीं लोगों से जब खरीदोगे और पूरा पैनल बेचोगे, पूरा एसक्यू जब हमारे पास आएगा टेस्टिंग के लिए, हम उसकी जांच करेंगे और फिर प्रोडक्ट अप्रूव करेंगे, सिर्फ उसे सेल करोगे तब सब्सिडी मिलेगी, तब आपको अप्रूवल मिलेगा। तो हमने क्या लिखा, तो दिस इज बेसिकली अ लाइसेंस सिस्टम विच इज क्रिएटेड टू एंश्योर अटमोस्ट क्वालिटी ऑफ सोलर यूनिट्स फॉर गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट ने क्या खुद को भी सेफ गार्ड कर लिया? डेफिनेटली खुद को भी सेफ गार्ड कर लिया। और रूफटॉप प्रोजेक्ट्स फॉर सब्सिडीज, माने जो हमारे सारे जैसे रिटेलर लोग हैं, मतलब रिटेलर माने छोटे लोग, जो हम जैसे छोटे छोटे बिजनेसेस एंड स्टफ लाइक दैट करते हैं, जो डेवलपर्स है सोलर पैनल के, इनको स्ट्रिक्ट मैंडेट दिया है कि सोलर पैनल्स में वही सोलर मॉड्यूल्स यूज होंगे या फिर यूज किए जाएं जो ALMM लिस्ट में से अप्रूव्ड है, राइट। और कुछ आप यूज नहीं कर सकते। हमारी जो कंपनी है उसके ऊपर भी बेस करके कोई एक अथॉरिटी है, उन्होंने हमारे ऊपर थोड़े से चार्जेस या क्लेम्स डाले कि आप हमारे जो 500 एक्सक्यूज है, हमारी जो कंपनी है उसके पास 500 एक्सक्यूज है, उसमें से 10 से 15 जो एक्सक्यूज है ना उसके अंदर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम मिली है, और कंपनी ने ये क्या बोलते हैं कोर्ट में पेंशन फाइल ये फाइल करी है, और उसके ऊपर कोई अभी तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये आया नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो कह रही है कि इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा पेनल्टी या ऐसा कुछ होगा नहीं। दिस इज अ मैटर विच कैन बी सेटल्ड बिटवीन बोथ द पार्टीज। ऐसा मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में डिस्कस किया था इन द लेटेस्ट कॉन कॉल। बाय दिस इससे क्या गवर्नमेंट एंकरेज कर रही है टू प्रोड्यूस होल पैनल्स इंडिजिनियसली, भारत के अंदर ही अंदर। क्या आत्मनिर्भर भारत की तरफ मूव करा क्या? डेफिनेटली जितना चेंज आना चाहिए था ना उतना नहीं है, अंडरस्टूड। बट क्या यहाँ से थोड़ा सा ट्राई किया गया है कि जो इंडियन डेवलपर्स है उनकी तरफ जो है ट्रैक्शन बढ़ाया जाए? क्या उनके फेवर में ये जो सारी सब्सिडाइज्ड का मॉडल है वो बनाया गया है? क्या ये बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। चाइना से अगर हम सेल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो चाइना तो सारा डंप कर रहा है, उनका तो यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, उनका तो प्रॉफिट मार्जिन, उनका सारा मार्जिन बढ़ रहा है। लेकिन क्या हमारे डोमेस्टिक कंपनीज का मार्जिन बढ़ रहा है क्या? क्या गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर स्ट्रिक्ट मैंडेट डाला जिसकी वजह से क्या लोग बेटर कर पाएंगे क्या? डेफिनेटली। देखो कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनके पास पैसा होगा जो इन सारी चीजों से खेल पाएगी, लेकिन क्या गवर्नमेंट का काम ये है कि आप इन सबको सेफ गार्ड करके चलो, राइट। क्या इंपोर्ट, क्या हमने जैसे देखा था स्टील के अंदर, क्या स्टील के अंदर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया था क्या टू सेफगार्ड द इंडियन स्टील इंडस्ट्री? डेफिनेटली लगाया था। ठीक है, तो एंकरेज करेगी विदाउट इंपोर्टिंग इट फ्रॉम चाइना, अपलिफ्ट डोमेस्टिक कंपनीज, देयर बाय इंप्रूव इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एंड बेनिफिट्स वुड बी पास टू इंडियन शेयर होल्डर्स। ठीक है, अभी ALMM है ना, इसमें दो है, एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है। जो लिस्ट 1 है ना वो मॉड्यूल्स अप्रूव करेगी। जो सोलर के मॉड्यूल्स बनेंगे ना, जो कंपनीज मॉड्यूल डेवलप करती है ना, उसको पहले लिस्ट 1 के अंदर ALMM में आया। मतलब आपको अगर मॉड्यूल खरीदना है ना तो आप इन्हीं लोगों से मॉड्यूल खरीदोगे, इनके बनाए हुए मॉड्यूल खरीद के अगर आपने बनाया और ये हमारे फ्रेमवर्क में बैठता है और आपका प्रोडक्ट अप्रूव होता है तो हम आपके प्रोडक्ट में सब्सिडी देंगे। लिस्ट 2 के अंदर सेल, सोलर सेल अप्रूव होता है। इंडिया हैज अ मैसिव असेंबलिंग कैपेसिटी। अब बात को समझो, इंडिया की कंडीशन को समझना। आज तक इंडिया में ना असेंबलिंग लोग कर लेते थे, आईफोन की भी ना असेंबलिंग ही होती है, प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, आप
पढ़ लेना पीछे, भले ही लिखा हो मेड इन इंडिया या असेंबल्ड इन इंडिया, लेकिन आईफोन जो है ना उसका प्रोडक्शन होता चाइना में ही। आपको किट बना के आता है, आप उसको एक स्क्रू वगैरह सब फिट करके ब्लॉक बना के दे दिया, तो वो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया नहीं हो गया। वो भी समझना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट द डोमेस्टिक इंडिया हैज अ मैसिव असेंबलिंग कैपेसिटी, बट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हैज हिस्टोरिकली लैक्ड। जो प्रोडक्ट डेवलपर्स की कॉस्ट बढ़ा देता था, क्या होता है ना, सप्लाई चेन इशू हो जाता है। आप डेवलप नहीं करते ना, मतलब बहुत कम डेवलपर्स होते हैं, तो वो कम डेवलपर्स होते हैं ना, तो वो ज्यादा चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी कंपटीशन है नहीं ना, तेरे को लेना चाहे चाइना से लेके आ। चाइना के मैन्युफैक्चरर्स आपको क्वांटिटी पे देंगे भाई, आपके पास क्वांटिटी नहीं है, वो आपको देगा नहीं माल। आपको वहां से भी सोचना पड़ेगा। आप जाइए कल जाके, आपको आप बोलोगे मेरे को फोन बनाने, कितने फोन बनाने भाई, कितना है तेरे पास कैपिटल इंटेंसिटी, आप ऐसा पर्सन जाओ वहां पे, आपके पास है 1,000 करोड़ रुपया है इतनी इन्वेंट्री बनवाने को? डेफिनेटली नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा और आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है जो आपको बनानी है, लेकिन आपने चाइनीज मैन्युफैक्चरर से करवाई, तो क्या चाइनीज मैन्युफैक्चरर आपकी सारी टेक्नोलॉजी खा जाएगा क्या? क्या लीक होने की चांसेस है क्या चेंज होने के चांसेस है क्या? डेफिनेटली है यार, डेफिनेटली है। क्या प्रोडक्ट कॉपी हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट टर्म में सप्लाई चेन इश्यूज भी क्रिएट करता। फिर हमने रेवेन्यूज की बात करी। टीयर 1 टीयर 2 पे फोकस कंपनी ज्यादा करेगी। कंपनी बैकअप बेस्ड सिस्टम्स में है, मतलब क्या, मैंने जैसे आपको बोला कि ग्रिड इंस्टेबिलिटी जहाँ पे है ना, वहां पे कंपनी काम करेगी। तो वो है, कंपनी हैज ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। तो इसमें क्या होता है ना कि कंपनी कैन बी यूज्ड एज, मतलब ये जो सोलर पैनल है ना, इसको आप ऑफ ग्रिड माने क्या, सिर्फ अप्लायंसेस भी यूज करते सकते हो हाइब्रिड में, या फिर आप ना साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी आपके बोर्ड को भी दे सकते हो। आपके स्टेट की जो भी जैसे महाराष्ट्र में एमएसईबी है, और बाहर अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग होगी, तो आप उनको सप्लाई भी कर सकते हो। और ऑल्सो इट कैन गिव बैकअप इन द पावर फेलियर। मतलब जहां पे ग्रिड इंस्टेबिलिटी है, वहां पर क्या इनका सिस्टम एकदम कड़क बैठेगा, क्या एकदम कड़क बैठेगा। ओके, now this is helpful for area where there are continuous power fluctuations, where there is, and also for where there are no power shortage। अब जहाँ पे पावर शॉर्टेज नहीं, वहां पे क्या है, तो वहां पे ना आपका बिल तो कम आएगा, और एट द सेम टाइम आप मैक्सिमम टाइम तो सोलर पावर यूज करोगे। तो क्या आप कन्वेंशनल एनर्जीज के ऊपर, कन्वेंशनल एनर्जी ऊपर अपना डिपेंडेंसी खत्म करोगे क्या? क्या इससे हमें बेनिफिट होगा क्या एज अ कंट्री? डेफिनेटली हमें एज अ कंट्री बेनिफिट होगा यार, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा होता है, हमारा कोल हमको कम कंज्यूम करना पड़ेगा, हमको उसको कम जलाना पड़ेगा, पोल्यूटेंट्स मार्केट में कम जाएंगे, बहुत सारी चीजें जो अफेक्ट करती हैं यार। ओके, कंपनी ने 70% रेवेन्यू ग्रोथ देखा। तो क्या ये वॉल्यूम बेस्ड है या फिर दाम बढ़ा है सामान सामान के? तो अब रियलाइजेशन इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम इम्प्रूव हुआ। अब जैसे ना हमने बात करी ना, तीन चीजें हैं। एक प्रोडक्शन 1,000 मेगावाट्स का, रियलाइजेशन, तो जो रियलाइजेशन है वो 20 रुपए पर वाट है। अब ये केस 1 हो गया। अब केस 2 में क्या हुआ कि ये 1,000 की जगह 1,200 मेगावाट हो गया, और रियलाइजेशन फिर भी 20 ही रहा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, क्या वो हायर मेगावोल्ट सेल्स, मतलब ज्यादा हमने माल बेचा इसके कारण हुआ, या फिर हमने वो माल के ऊपर रियलाइजेशन पर वॉट को बढ़ा दिया? तो कंपनी बोल रही है कि हमने वॉल्यूम ज्यादा रखा। किसका वॉल्यूम? वोल्ट्स का, वैट्स का, मेगावाट्स का। ठीक है, सो दिस इज अ वॉल्यूम बेस्ड रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब जो बता रही है कि डिमांड इन द मार्केट्स इज इंक्रीजिंग एंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग कंपिटिटिव लैंडस्केप। तो मैनेजमेंट पूछता है कि आपकी तरह मार्केट में रूफटॉप सोलर पैनल्स बेचने का बहुत कंपनीज ने अनाउंस करा है। तो प्रश्न ये उठता है कि कंपटीशन को कैसे देखते हो आप?
क्या कोई और है जो हमारी तरह इंटायर सप्लाई चेन ओन करता है, फ्रॉम सेल पैनल्स टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन चेन और आफ्टर सेल सर्विसेज? तो इसमें ना, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो कंपनी सेज दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, वी अलोन कैनॉट केटर द होल मार्केट। चाइना दर बर साल 60 गीगावाट की रूफटॉप हर साल ऐड कर, तो हमारे पास पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, तो हमारे पास कंजम्पशन ऑफ पावर ज़्यादा है। कंजम्पशन ज़्यादा है तो करंटली हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उस कंजम्पशन को फुलफिल कर पाए, जिसके कारण ग्रिड इंस्टेबिलिटी है जो मार्केट में डिमांड क्रिएट करता है फॉर पावर सिस्टम स्टेबलाइजर सिस्टम्स, जो कि हमारी कंपनी बनाती, राइट। सो इसके लिए मार्केट के अंदर डिमांड भी, और हमारे पास तो पावर आउटरीच है ही। हमने देखा थोड़े दिन पहले यूपी के अंदर कि क्या क्या टेंस हुए लोग। हमारे पास क्या, हमारे जो वो बाहर लगते हैं क्या, वो ट्रांसफॉर्मर्स क्या, वो बहुत गर्म हो जाते हैं क्या, बहुत गर्म हो जाते हैं, क्योंकि क्या ओवर कंजम्पशन हो जाता है, ओवर कंजम्पशन हो जाता है, क्योंकि क्या गवर्नमेंट ने पहले इस बात पे ध्यान नहीं दिया क्या कि इस चीज पे केपेक्स होना चाहिए। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि इस चीज पे केपेक्स होना चाहिए, तभी तो ये होगा। सो दैट इज द फेलियर ऑफ अ स्टेट, कि स्टेट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो कंपनी बोल रही है कि भाई देख, हम धंधे में ना बहुत टाइम से, और अपॉर्चुनिटी बढ़ी, और हम जो है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में काम करते हैं। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में जो कस्टमर होता है उसको सेल्स करना सबसे डिफिकल्ट होता है, और कोई कंपनी अगर इसको क्रैक कर लेती है ना, जैसे मारुति सुजुकी ने किया। पिछली बार मारुति सुजुकी ने अफोर्डेबल ट्रांसफॉर्मेबल कार्स, पोटेंशियल कम भाव में कार्स बनाई, तो मारुति सुजुकी खड़ा हुआ। कितने लाख करोड़ की मार्केट कैप। अब अगर किसी और कंपनी ने सेम चीज किसी और प्रोडक्ट के अंदर करी, तो क्या बहुत बड़ी मार्केट खड़ी हो सकती है क्या, फ्यूचर में बहुत बड़ा कुछ बन सकता है क्या। स्टोरी है ना, स्टोरी तो समझनी। आपको यही देखना है कि क्या ये कंपनी में इतनी कुब्बत है कि ये वो स्टोरी बना जाएगा। छोड़ना, अभी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो क्या ये कंपनी में इतनी कुब्बत है कि 10,000 करोड़ की मार्केट कैप से 50,000 करोड़ की मार्केट कैप भी बन जाएगा। इतना भी बन जाता है ना भाई, तुम बहुत पैसा कमाओ, बहुत पैसा कमाओ। एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आदमी नहीं हूँ, मैं बस अपना अंदाजा लगा रहा हूँ। एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग इज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट वांट टू टेक you any trading decisions at all. Definitely this video is going to be private and no one is going to look at it because I have no subscribers, and that is very good for me. I don't want you to take decisions based on what I am telling you. I want you to take decisions based on what you feel like. I am no one to give the recommendations here. तो ऐसे जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज है ना, उनके अंदर सर्विसेज देना बहुत चैलेंजिंग है। नॉट ओनली दिस, लेकिन ये एरियाज में सेल्स करना भी बहुत मुश्किल है। कंपनी सेज मोर नंबर ऑफ पीपल कम द एडवर्टाइज। मतलब क्या, आप कंपनी क्या बोल रही है, देख मेरे पास ना पहले से ही अलादीन का चिराग है भाई, पहले से ही खजाना है मेरे पास, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सेल्स की, मेरे पास शार्प प्राइसेस रखने की अपॉर्चुनिटी भी है मेरे पास, सब। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत सारे कंपिटिटर्स आए मार्केट में और एडवर्टाइज करें। जब सब एडवर्टाइज करेंगे और सब किसी दाम पे बेचेंगे, तो मेरा दाम सबसे बेहतर होगा। यही कहना चाह रही है ना कंपनी। कंपनी क्यों ऐसा बोल रही है कि लोग आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट होगी, उससे अवेयरनेस क्रिएट होगी, और बाकी लोग मेरे लिए करेंगे मार्केटिंग की, सोलर पैनल की तुमको जरूरत है, ऐसा वो सारी कंपनीज बोलेंगी। लेकिन बिकेगा किसका प्रोडक्ट, मेरा, क्योंकि बहुत टाइम से है ना मार्केट में। मारुति सुजुकी इतने टाइम से है मार्केट में, उसके बाद कितनी सारी कंपनीज आई, कितनी सारी अवेयरनेस हुई, कितना सारा प्रीमियमाइजेशन हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका बिका, मारुति सुजुकी। क्या वॉल्यूम में क्या पूरे मार्केट शेयर है क्या उसके पास, क्या वो इस टाइम पे बादशाह बन के बैठा है क्या पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री का इंडिया में हो। क्या उसको पता है क्या कि भारत का कस्टमर की नब्ज कैसे पकड़नी। क्या उसको पता है क्या कि भारत के कस्टमर को एसयूवी जैसी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, उसको एसयूवी की इंजन वाली टॉर्क वाली गाड़ी थोड़ी चाहिए। बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा एक उनका बोलता है ना ऑब्जर्वेशन है, और उसको उन्होंने खरा उतारा उनकी सेल्स को बता के। विटारा बेचे, वो कोई गाड़ी है उनकी, वो जो एसयूवी जैसी दिखती है, एसयूवी नहीं है, उसमें इतना है ही नहीं। आप करके देख लीजिए, उसमें इतना टॉर्क ही नहीं है। फिर भी क्या बिकी ना, क्यों, कस्टमर की नब्ज पकड़ने आती है, लंबे टाइम से धंधा कर रहा है ना, फर्स्ट मूविंग एडवांटेज। तो बाकी लोगों ने फिर उसके लिए
सो जब आपके पास, सी दिस इज द डिफरेंस, देर इज वन मैनेजमेंट जो कि बिल्कुल एक्टिव नहीं है, जो इवेंट्स के होने के बेसिस के ऊपर अपने डिसीजन बनाते हैं, और दूसरी होती है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट जो आने वाली चीजों को भाप करके पहले ही सारा एनवायरनमेंट बनाती है कि जब डिमांड आए तो साला हमें सप्लाई करते जाओ, ले बेच ले बेच ले बेच। दैट इज द प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। तो हमको यही एनालाइज करना है क्या एज अ एनालिस्ट? डेफिनेटली यही करना है यार। मैं तो देखो, मैं तुमको ये बताने आया कि एनालिस्ट कैसे बनते हो तो पार्थ भाई बताएंगे, पार्थ सर ही बताएंगे। वो मक्का है भाई इक्विटी रिसर्च का। मैं तो सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए छाप छोड़ के जा रहा हूँ कि मैंने ऐसा सोचा था किसी ने, और कुछ नहीं। ओके, तो ये वैट किलोवाट और ये सब हमने अभी पढ़ा। हाँ देखिए, जैसे हमने वॉल्यूम की बात करी, अब फॉर सपोज वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पावर अगर बढ़ जाता है और जो रियलाइजेशन स्टेबल रहता है, क्या रेवेन्यू बढ़ेगा? रेवेन्यू बढ़ेगा। क्या अगर वॉल्यूम स्टेबल रहता है लेकिन रेवेन्यू बढ़ते जाता है तो क्या रेवेन्यू बढ़ेगा? रेवेन्यू बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन रियलाइजेशन कम हो जाता है तो या तो रेवेन्यू स्टेबल रहेगा या तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। और चौथा है कि वॉल्यूम अगर कम हो जाता है और रियलाइजेशन बढ़ता है तो या तो रेवेन्यू स्टेबल रहेगा, कम हो जाएगा, या फिर इन एक्सट्रीम केसेस अगर रियलाइजेशन एक्सट्रीम बढ़ा तो रेवेन्यू बढ़ सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंपनी सोल्ड 500 मेगावाट्स ऑफ पैनल, तुमने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, लगा लो यार। मेगा मेगा के अंदर क्या है? लाख। लाख में जितने जीरोस आते हैं उतने लगा देने की, और 500 मेगावाट है ना, तो ये 500, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, मेगा मैंने 10 लाख, ठीक है, लाख 10 लाख जैसा कुछ होता है, ठीक है। दैट इज अ सिंपल ट्रिक, यू कैन लुक इट फ्रॉम गूगल और समवेयर। रियलाइजेशन पर वाट की भी हमने बात कर ली। तो हमें ना थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कंपनी का ना करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है। तो फॉर सपोज अगर कंपनी का 10,000 मेगावाट है ना, मतलब क्या, 10 10 गीगावाट ये कैपेसिटी। तो ये कैपेसिटी तो प्रोडक्शन की है, बट एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? तो 5,000 मेगावाट का, दैट इज 5 गीगावाट। तो हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट इज 50%। अब तो इसमें क्या बताया, तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है और फ्यूचर में आने वाली एक्स्ट्रा डिमांड फुलफिल करने के लिए क्या रूम है क्या। फॉर सपोज जैसे हमने बात करी यहाँ पे 50% है, तो क्या जब मार्केट साइकिल मेरे फेवर में आएगी और लोग वापस बाइंग 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 शुरू करेंगे, तो क्या मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं अपकमिंग डिमांड को फुलफिल कर पा रहा हूँ? क्योंकि फॉर सपोज अगर करंटली मेरा 80% कैपेसिटी पे चल रहा है और फ्यूचर में ज्यादा डिमांड आने वाली है ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं प्रोएक्टिव मैनेजमेंट हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं रैंप अप तो करूंगा ही, उसके साथ क्या नवी फैसिलिटी बना देनी पड़ेगी क्या मुझको? नवी फैसिलिटी बना देनी पड़ेगी भाई। उसके बिना तो कैसे करेगा भाई? एक तो फिर तो तेरे को मार्केट शेयर लूज करना पड़ेगा, उस टाइम पे तो बोलेगा कि यार मेरा तो नहीं बिका माल, ठुकाम दो, फिर स्टॉक ठुकेन दो, ऐसे ही होगा यार। ठीक है, तो देखो जैसे कि नई डिमांड आई तो उसके दो तरीके हैं, एक तो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में यूटिलाइजेशन 50% है, सो वी हैव स्पेस और रूम फॉर एक्स्ट्रा डिमांड, और इफ द डिमांड एक्सीड्स एंड वी डोंट हैव द कैपेसिटी देन वी कैन गो फॉर द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स। ये बात ना कॉन कॉल में आई है जो कि हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो शायद बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, मेरे पास एडिटिंग करने की भी कैपेसिटी नहीं है, फोन भी मेरा थोड़ा सा ग्लिच्ड है।
तो वी कैन गो टू द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स फॉर द वाइट लेबलिंग। मैनेजमेंट ने कहा कि भटेरे के ऐसे मैन्युफैक्चरर्स है भाई कि जो आज के टाइम पे प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, उनको ब्रांड बनाने नहीं आता भाई, सीधी बात। वो वो अदर बाहर से लेते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना वाइट लेबल चिपकाते हैं और दे देते हैं। इनकी ना एक फैसिलिटी में आग लग गई थी, तब उनको जरूरत पड़ी थी, तो वहां से ये बात निकली कि भाई इन लोगों ने थर्ड पार्टीज को बोला और उन्होंने बोला कि सीजन के अंदर भी भटेरे के ऐसे लोग हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं, और मिल ही जाएंगे, आपके पास बहुत रूम है प्रोडक्शन करने की फ्रॉम द थर्ड पार्टीज। डेफिनेटली कंपनी को थोड़ा सा मार्जिन पे हिट लेना पड़ा, लेकिन कंपनी क्या करेगी भाई, उसकी फैसिलिटी में आग लग गई, राइट। और जो दूसरा है कि कंपनी जब मार्केट की साइकिल विपरीत हो, क्या होता है, जब मैंने पार्थ सर ने सिखाया था हमको ये कॉन्सेप्ट कि मार्केट में जब साइकिल विपरीत होती है ना, तो जब ऐसे स्टॉक का प्राइस गिरता है, जब मार्केट की, ये देखो, ये ना मार्केट में अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है, तो मार्केट में ना जो अच्छी कंपनीज होती है, ग्रेट कंपनीज, जिनके पास कैश भी होता है, जिनकी मैनेजमेंट एकदम प्रोएक्टिव है भाई, पढ़ना कंपिटेटिव एडवांटेज में प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो ना वीक टाइम्स में जब कंपनी ना केपेक्स करती है, वेदर ग्रोथ करती है प्लस मेंटेनेंस, तो उसको हर बार करना ही है। तो जब डिमांड का टाइम आता है ना, तो इनका जो रेवेन्यू है ना, ये बढ़ता है, तो ईपीएस भी बढ़ता है, और शेयर होल्डर पैसा कमाता है, स्टॉक का भाव ऊपर जाता है। ठीक है, समझ गया ना। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। हमने इसके अंदर ना जो फर्स्ट एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट था, कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या काम करती है, उसके प्री रिक्विजिट जो है उसको पकड़ना, और ये सारी चीज़ें ना इस वीडियो में समझी। नेक्स्ट वीडियोस में ना हम इसके चार कॉन्कॉल्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। जो अपकमिंग वीडियोस होगी हम इसके रेवेन्यूज और इन सबको एनालाइज करेंगे। सो दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो, खत्म होने से पहले, I am doing this purposefully for myself. I am not doing it for anyone. I am doing this for proving my coach that I can do something and I can work. That's it. So this is my wholesome objective that I can analyze. यही बताना है मेरे को बस, और कुछ नहीं. So that was all for today. Till then, stay tuned. Now finally going.